नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेज सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए देखिए, 4 लाइनें दी गई हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर कार्य करना होगा। थकना मना है, रुकना मना है। इसी क्रम में अगर आप कार्य करते रहे तो निश्चित मानिए आप सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। यहां पर हम लोग परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं और नई नई जानकारियां सीखने वाले हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हमारे दिए गए, पहला 11 सितंबर, दूसरा 14 सितंबर, तीसरा 18 सितंबर और चौथा 16 सितंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों, विकल्प नंबर सी सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस के रूप में 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो वर्ल्ड बंबू ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर इसका कहां स्थित है? एडवर्प में स्थित है। और यह कहां का शहर है? बेल्जियम का शहर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसकी पहली बैठक कब बुलाई गई? 2009 में बुलाई गई। कहां बुलाई गई? बैंकॉक में बुलाई गई। और यह किसकी राजधानी है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? चाओ फ्रायो नदी के तट पर स्थित है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और इसी के द्वारा यह निश्चित किया गया कि प्रतिवर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई। अब यहां पर अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की, अगर बात करें ग्रीन, हरा सोना किसे कहा जाता है? तो बांस को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बोल्ड योजना का संबंध किससे है या किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। और बांसों का उत्पादन या बांसों का व्यवसायीकरण का संबंध जो है वो बोल्ड योजना से है। अब यहां पर अगर एक प्रश्न और भी देखिए कि विश्व की सबसे लंबी घास के रूप में किसे जाना जाता है? तो बांस, या इसी को इंग्लिश में बम्बू कहते हैं। तो बांस को विश्व की सबसे लंबी घास के नाम से जाना जाता है। अब यह प्रश्न दिवस से है, तो यहां से महत्वपूर्ण जो दिवस से प्रश्न बनने वाले हैं सितंबर माह के, अगर हम उनको रिकॉल कर ले तो हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना कम होगी। अगर हम बात करें 2 सितंबर की, हम लोगों ने कई बार इसको रिपीट किया है मित्रों। 2 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 सितंबर को। यह नारियल उत्पादक देशों के द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई। और विश्व में सर्वाधिक नारियल कहां उत्पादन किया जाता है? इंडोनेशिया में। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो केरल में उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें 5 सितंबर की, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। जबकि अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहां से आपको याद रखना है कि 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रपति महोदय द्वारा कितने अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 46 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। अगर हम बात कर लें 11 सितंबर की, तो आपको याद रखना है 11 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस, साथ ही साथ विनोबा भावे जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको भूलना नहीं है। इन्वायरमेंट के परिप्रेक्ष्य से कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और यह किस आधार पर? 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में एक समझौता होता है, इसी के आधार पर ओजोन संरक्षण या ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई।
गई। एक प्रश्न और भी याद रखिए कि ओजोन कहां पाया जाता है या ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल या इसी को स्ट्रेटोस्फेयर मंडल के नाम से जाना जाता है, इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डाप्सन इसकी इकाई है। और कुछ नए दिवस हैं आपको याद रखना है, जैसे 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, साथ ही साथ अगर 14 अगस्त के बारे में बात करें तो विभाजन स्मृति विभीषिका दिवस। अगर हम बात कर लें 26 दिसंबर की तो वीर बाल दिवस, बात कर लें 16 जनवरी की तो स्टार्टअप दिवस, साथ ही साथ 23 जनवरी के बारे में बात करें तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। यह किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता? अब यहां देखिए, पहला दिया गया सिल्वर, दूसरा गोल्ड, तीसरा कांस्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर ए होगा, सिल्वर पदक जीता। अब सबसे पहले ये जाने मित्रों कि इस खेल का आयोजन कहां किया गया, तो मोरक्को में इसका आयोजन किया गया। अब मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात जो है इसकी राजधानी है। साथ ही साथ ये किस महाद्वीप का देश है? ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। आइए यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी जाने। यहां देखिए, देवेंद्र झाझरिया जी ने सिल्वर पदक प्राप्त किया, तो गोल्ड किसने जीता? आप याद रखिए, अजीत जी ने क्या जीता? गोल्ड पदक जीता। अगर हम बात करें देवेंद्र झाझरिया से तो 2004 में एथेंस ओलंपिक में किसने गोल्ड जीता था? तो भारत के लिए गोल्ड जीता था देवेंद्र झाझरिया ने। जबकि 2016 का जो रियो ओलंपिक है इसमें भी गोल्ड किसने जीता था? तो देवेंद्र झाझरिया जी द्वारा जीता गया था। अब यहां से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको यह ध्यान रखना है कि दो स्वर्ण पदक विजेता भारत के पहले पैरा खिलाड़ी कौन है? तो ये देवेंद्र झाझरिया हैं। साथ ही साथ पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले पहला खिलाड़ी कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया जी पहले खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ हाल के दिनों में अगर हम देखें खेल परिदृश्य से जो चर्चा में खिलाड़ी रहे हैं उनको जरूर याद रखना है। जैसे हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम का समापन हुआ है। इसमें सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो शरद कमल ने जीता है, आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो अंतिम पंघल। आपको पहले भी बताया गया है, अब भी बताया जा रहा है। यहां अमित पंघल और अंतिम पंघल में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघल ने स्वर्ण पदक भारत के लिए पहला पदक जीता। साथ ही साथ अगर हम कॉमनवेल्थ गेमों की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेमों में ही पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए किसने प्राप्त किया था? तो मीराबाई चानू ने प्राप्त किया था। अब यहां बात हो रही थी देवेंद्र झाझरिया की, तो एक प्रश्न और भी याद रखें कि ये किस खेल से है? तो ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। अब आपको भाला फेंक से जैसे आपका नाम लिया जाए तो आपको जरूर याद रखना चाहिए नीरज चोपड़ा को। अब यहां से आपको प्रश्न जरूर बनने की संभावना है। अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक की तो एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? तो नीरज चोपड़ा रहे। साथ ही साथ अगर हम बात करें विश्व एथलेटिक्स यहां गलत होने की संभावना प्रबल है, इसी कारण हमेशा इसको याद करिए, ये सिल्वर पदक विजेता रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। यहां गोल्ड किसने जीता था? तो आपको याद रखना है एंडरसन ने जीता था। और किस देश से संबंधित थे? तो ये ग्रेनाडा के थे, इन्होंने गोल्ड पदक जीता था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और सिल्वर पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी, जबकि अगर बात हो पदक जीतने वाले कौन से क्रम के खिलाड़ी हैं? तो दूसरे हैं। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ऊंची कूद में कांस्य पदक प्राप्त किया था। इसी क्रम में आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें। यहां देखिए देवेंद्र झाझरिया का पिक्चर दिखाया गया है, आपको जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अगला है हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय
संस्थान स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है। मतलब यहां प्रश्न में कहा जा रहा है कि जैसे केंद्र सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया है, तो भारत का कौन सा राज्य है जो नीति आयोग के तर्ज पर अपने यहां भी राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात कर रहा है। तो यहां देखिए पहला दिया गया उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तराखंड, चौथा केरल। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही होगा। यह महाराष्ट्र राज्य द्वारा यह घोषणा किया गया कि केंद्र सरकार के तर्ज पर, नीति आयोग के तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई जो है यहां की राजधानी है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे जी हैं। साथ ही साथ राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न हाल ही फिलहाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है, आपको याद रखना है कि भारत का सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं, तो महाराष्ट्र राज्य के हैं राहुल नार्वेकर जो हैं ये सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष है। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है लोनार झील का संबंध किस राज्य से है, तो लोनार झील जो है ये क्रेटर झील है या इसका संबंध जो है महाराष्ट्र राज्य से है। आपको याद रखना है स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पर स्थापित किया गया और किससे संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी से संबंधित है। साथ ही साथ अब नीति आयोग की बात हो रही है, तो नीति आयोग से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमेशा। तो आपको याद रखना है नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी जी जो हैं ये उपाध्यक्ष हैं और सीईओ कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर जी जो हैं यहां के सीईओ हैं। आइए इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी और देखें। देखिए यहां नीति आयोग का कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। साथ ही साथ आपको याद रखना है नीति आयोग से भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। अब देखिए यहां पहला दिया गया मोहन बागान, दूसरा ईस्ट बंगाल, तीसरा बेंगलुरु, चौथा आपका मुंबई। यहां जो हमारा सही होगा, बेंगलुरु ने अपना पहला डूरंड कप का खिताब जीता है। कभी कभी प्रश्न में आपसे फुटबॉल को ना देकर आपसे सीधे पूछा जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, या आपसे पूछ लिया जाता है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इन दोनों का संबंध फुटबॉल से है। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये क्रम कौन सा था डूरंड कप का, तो 131वां। और आपको ध्यान रखना है, हम लोगों ने करंट में ही इसको पढ़ा है कि पहली बार भारत के 3 राज्यों में इसका आयोजन किया गया डूरंड कप का, जो कि संस्करण क्या है, 131वां है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है, तो वो डूरंड कप है। अब यहां ये किस के बीच में हुआ, तो बेंगलुरु और मुंबई के बीच में इसका आयोजन हुआ और ये इसका फाइनल का मैच कहां खेला गया, साल्ट
साल्ट केक स्टेडियम। स्टेडियम ये कहां स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसी में फाइनल का मैच खेला गया और पहली बार बेंगलुरु ने यह खिताब जीता डूरंड कप का 131वां संस्करण का। अगर हम बात करें सर्वाधिक बार किसने जीता है, अभी तक डूरंड कप को सर्वाधिक बार मोहन बागान की टीम ने जीता है और यह 16 बार जीता है। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण खेल से जो ट्रॉफी है जो कि हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहा है तो आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे अगर हम बात करें फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो कतर दोहा में किया जाएगा। और अगला भी इसका 2026 है, इसका भी निर्णय लिया गया है। इसका कहां किया जाएगा? तो ये उत्तरी अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। साथ ही साथ आपको याद रखना थॉमस कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन का है और पहली बार भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत के द्वारा जीता गया है। और इसे किसे पराजित किया है? इंडोनेशिया को। और अभी तक सर्वाधिक बार थॉमस कप जीतने वाली देश कौन सा रहा है? तो इंडोनेशिया है। अब एक प्रश्न यहां और भी ध्यान रखिए आप कि डूरंड कप जो बेंगलुरु टीम ने जीता है तो यहां के कप्तान कौन थे? तो सुनील छेत्री जो थे इस टीम के कप्तान थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है मनीषा कल्याण। आपको याद होगा कि भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में महिला फुटबॉलर और पुरुष फुटबॉलर के रूप में नामित किया है। तो पुरुष फुटबॉलर में सुनील छेत्री को जबकि महिला फुटबॉलर के रूप में मनीषा कल्याण को चुना गया है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से आपको डूरंड कप और जो विजेता टीम रही है बेंगलुरु उसकी टीम को दिखाया गया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है संतोष ट्रॉफी, अभी बात हो रही थी, संतोष ट्रॉफी का कौन सा संस्करण था? 75वां था। किसने जीता है? केरल ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल जो है ये उप विजेता के रूप में रहा है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया? अब यहां देखिए पहला दिया गया है अलमाटी, दूसरा दिया गया अस्ताना, तीसरा दिया गया बिश्केक, चौथा दिया गया ताशकंद। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, अस्ताना। अब कजाकिस्तान की बारे में अगर हम बात करें तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। जैसे अगर आपसे बात हो कि कजाकिस्तान का गठन या कजाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन से कजाकिस्तान देश के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय इसकी राजधानी क्या थी? उस समय इसकी राजधानी अलमाटी जो थी इसकी राजधानी थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? नूर सुल्तान को यहां का राष्ट्रपति चुना गया। और इस दौरान यहां की राजधानी जो है परिवर्तित करके अस्ताना किया गया था। लेकिन हाल ही के दिनों में नूर सुल्तान के देहांत के बाद यहां इस अपने देश की राजधानी का नाम इन्होंने नूर सुल्तान अपने राष्ट्रपति या सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति के नाम पर परिवर्तित कर दिया था जो कि नूर सुल्तान के नाम से जाना जाने लगा। पहली बार संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ के राष्ट्रपति के कार्यकाल, साथ ही साथ यहाँ की जो राजधानी जो नूर सुल्तान के नाम से जानी जाती थी उसका नाम भी परिवर्तित किए जाने की घोषणा की गई। अब राष्ट्रपति में जो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था अब इसे कितने वर्ष के लिए किया गया है? 7 वर्ष के लिए किया गया है। साथ ही साथ जो राजधानी नूर सुल्तान के नाम से थी अब उसको जो पुरानी राजधानी के नाम से अस्ताना के नाम से जाना जाता है उसी को पुनः अस्ताना के नाम से जाना जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? कजाकिस्तान के द्वारा। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कजाकिस्तान से बनते हैं जो कि मैप के द्वारा अगर हम देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए यहां कजाकिस्तान की एक मैप दिखाई जाने की कोशिश की गई है। इसमें आपको देखना है, देखिए ये रसिया के साथ कजाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है,
रूस के साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहां अजरबैजान के साथ अपनी सीमा साझा करता है और चाइना के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। अब यहां पर सबसे पहला जो कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी जो अभी तक नूर सुल्तान थी, इसे परिवर्तित करके अस्ताना किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहीं से देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। अगर हम बात करें, देखिए तुर्कमेनिस्तान दिया गया है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अश्काबाद है। अगर हम बात करें यहां देखिए तजाकिस्तान है, तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे जो है ये तजाकिस्तान की राजधानी है। जबकि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जो है ये किर्गिस्तान की राजधानी है। आपको हाल ही फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने बात किया है कि जो तुर्कमेनिस्तान है, यह तुर्कमेनिस्तान SCO संगठन में, संघाई सहयोग संगठन में शामिल नहीं है, बाकी सभी जो हैं ये शामिल हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान यहां देखिए अरल सागर को दिखाया गया है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है यहां से, ये कैस्पियन झील है, कैस्पियन सागर। तो यहां से आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है ये कैस्पियन सागर है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा है, तो ये कजाकिस्तान है। और यूरेनियम के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान या विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन के लिए कौन सा देश जाना जाता है, तो यह कजाकिस्तान जाना जाता है। अब यहां झील से बात हो रही है तो 3 प्रश्न यहां से और आपको याद रखना है। जैसे अगर बात किया जाए विश्व की सबसे बड़ी झील, तो ये आपका कैस्पियन सागर है। और अगर बात की सबसे गहरी झील के बारे में, तो गहरी झील जो है ये बैकाल झील है। कौन सी झील है, बैकाल झील है। अगर बात की जाए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाए, तो ये सुपीरियर झील है। अगर बात की जाए खारे पानी की झील, तो आपको खारे पानी से याद रखना है वान झील जो कि कहां स्थित है, टर्की में स्थित है। यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, सबसे गहरी झील बैकाल झील है, और सबसे बड़ी झील मीठे पानी की सुपीरियर झील है, और खारे पानी की वान झील है जो कि टर्की में स्थित है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में ओमान, फ्रेंडी, सेनवा, आसा, सिबली, सैसा और सासा नामों का संबंध किससे है। यहां कुछ नाम दिए गए हैं, इन नामों का संबंध पूछा जा रहा है किससे है। पहला है छिपकली की प्रजाति है, दूसरा उपग्रहों का नाम है, तीसरा चीता का नाम है, चौथा मक्का की किस्म है। तो यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर C सही होगा, ये चीते के नाम है। अब यहां से हाल फिलहाल के दिनों में नामीबिया से भारत में 8 चीते मनाए गए हैं। तो इसमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं, जिसमें से अन्य सभी का नाम नामीबिया सरकार के द्वारा करके दिया गया था, लेकिन उसमें से एक मादा चीते का नामकरण किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया, आशा रखा गया। इसी कारण यह चर्चा में रहा। अब बात हो रही थी नामीबिया की, तो आपको याद रखना है नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहाक जो है नामीबिया की राजधानी है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है मकर रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा झील जो है ये विक्टोरिया झील है, और यहां से प्रश्न बना हुआ है विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो
विषुवत रेखा जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। आपको ध्यान रखना है विक्टोरिया झील से ही श्वेत नील का उद्गम है। श्वेत नील का उद्गम कहां से है? विक्टोरिया झील से। अब यहां पर बात हो रही थी चीतों से, तो आपको याद रखना है ये कहां रखे गए हैं, तो कून्हो नेशनल पार्क, कून्हो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। और ये कून्हो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, साथ ही साथ सोया सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। ये देखिए चीतों का पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। भारत में चीते जो हैं ये कब से विलुप्त प्राय माने गए हैं? तो 1952 ईस्वी से विलुप्त प्राय माने गए हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा है कब से नहीं देखे गए, तो 1949 में जो शिकार के द्वारा यहीं पर चीते समाप्त हो गए थे और 1952 तक ये देखे नहीं गए। आइए अगले प्रश्न को देखें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा नानमा डोल का संबंध किससे है? तो देखिए दिया गया पहला तूफान, दूसरा बीमारी, तीसरा सुपर कंप्यूटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये तूफान है और इसे सुपर टाइफून कहा गया है। साथ ही साथ ये किस देश को प्रभावित करने की बात कही गई है? तो जापान को प्रभावित करने की बात कही गई है। अब यहां जापान की बात हो रही है तो आपको जरूर याद रखना है जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। चौथा क्वाड देशों की बैठक कहां बुलाई गई? तो जापान की राजधानी टोक्यो में बुलाई गई। जबकि 32वां ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया था? तो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था। जापान में के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना फूमियो कसीदो जो हैं ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें जापान से, आपको याद रखना है शिंजो आबे। हाल ही में इनका नारा में गोलियों से मारकर इनकी हत्या कर दी गई। आपसे याद रखना है कि जापान के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो शिंजो आबे जी का रहा। जबकि क्वाड देशों की संकल्पना किसकी पहल है? तो ये शिंजो आबे जी की पहल है। 2007 में क्वाड देशों की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां तो महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पद्म विभूषण सम्मान 2021 से में किस एक विदेशी को सम्मानित किया गया था? तो शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया था। जबकि 2022 में नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे जी को सम्मानित किया गया है। अब हाल फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण तूफान आए हैं और उनका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, इसके बारे में हम जाने, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए यहां दिया गया है यास। ये कहां पर आया हुआ था? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। और इसका नाम यास किसने दिया था? ओमान के द्वारा। अगर बात करें तौकाते की तो महाराष्ट्र, गुजरात में आया हुआ था। इसका नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया था। जबकि बुरेवी की बात करें तमिलनाडु, पुदुचेरी में, तो इसका नाम मालदीव के द्वारा किया गया था। निसर्ग की बात करें तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, गुजरात में, इसका नाम बांग्लादेश ने रखा था। अम्फान की बात करें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया था। गुलाब को याद रखना है, इसका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसका प्रभाव देखा गया था और इसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा। जबकि शाहीन की बात करें तो कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ये कुछ जो विदेश में आए हुए तूफान हैं, जैसे शेरजा तूफान है ऑस्ट्रेलिया में, यासा है फिजी में, लारा या ईडा है अमेरिका में। आपको याद रखना है असनी 2022 का पहला तूफान असनी, इसका नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया था। और असनी का अर्थ क्या होता है? क्रोध इसका अर्थ होता है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा विधानमंडल सत्र में महिलाओं के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? पहला दिया गया मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधानमंडल सत्र में महिलाओं, जो विधायक महिलाएं हैं, उनके लिए एक दिन आरक्षित किया गया है और इसमें महिलाओं के समस्याओं से संबंधित बातों को रखने का समय दिया गया है। अधिकतम 3 से 8 मिनट और न्यूनतम 1 मिनट का अपनी समस्याओं को ये रखने का समय इनके द्वारा दिया गया है। अब बात हो रही थी विधानमंडल की, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में
विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 403 सीटें, सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। जबकि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। अगर बात करें विधान परिषद की तो 100 सीटें हैं, और अगर बात करें राज्यसभा की तो 31 सीटें हैं। मतलब चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, विधान परिषद की बात हो और राज्यसभा की बात हो, सर्वाधिक सीटें कहां हैं, उत्तर प्रदेश में है। और जनसंख्या के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और भारत की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर भूभाग के बारे में बात करें तो 7.33% भूभाग, भारत के टोटल भूभाग का हिस्सा किसका है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, तो उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय विरासत संस्थान कहां बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें एससीओ ने किसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना है, तो वाराणसी को अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना है। अब यहां विधान मंडल की बात हो रही थी, तो आपको याद रखना है कि भारत में कुल कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो वो कितने हैं, 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, आप याद रखिए इसको, बिहार और उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य याद रखिए। साथ ही साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र याद रखिए। आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ आप तेलंगाना याद रखिए। ये जो 6 राज्य हैं इनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। आइए इसी क्रम में हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से देखें विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात दिखाई गई है, यहां आपको याद रखना है। और इस सेशन के अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो देखिए पहला दिया गया साक्षी मलिक, दूसरा बजरंग पुनिया, तीसरा रवि दहिया, चौथा दीपक पुनिया। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, ये विकल्प नंबर भी सही होगा। बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीता है और ये ऐसे पहले भारतीय हैं। अब सबसे पहले ये जाने कि इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर 4 पदक जीतने वाले भारत के पहले जो खिलाड़ी हैं बजरंग पुनिया हैं। ये कितने किलोग्राम में खेलते हैं, तो ये 65 किलोग्राम में ये खेलते हैं। साथ ही साथ अगर अभी हाल ही में हमने पढ़ा है विनेश फोगाट के बारे में, यही इन्होंने भी 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो विनेश फोगाट है। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी याद रखिए आपको, जैसे निकहत जरीन ने तुर्की में जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ उसमें कौन सा पदक प्राप्त किया, तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेमों में भी उन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेमों के समापन समारोह में शरद कमल और निकहत जरीन ध्वजवाहक के रूप में चुने गए। अगर हम बात करें भवानी देवी की, तो याद रखना है कि भवानी देवी ने तलवारबाजी में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो भवानी देवी ने जीता। साथ ही साथ लिम्बोई चिनबम आपको याद रखना है, इनका संबंध किस राज्य से है, मणिपुर। किस राज्य से, मणिपुर से। और इन्होंने भी स्वर्ण पदक भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये सारे प्रश्न आपके सफलता के लिए जरूर मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में यहां देखिए बजरंग पुनिया का पिक्चर दिखाया गया है। आइए इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्र को 120 फीट का तिरंगा झंडा समर्पित किया गया है? अब यहां देखिए पहला दिया गया मनोज सिन्हा, दूसरा डीके जोशी, तीसरा राधा कृष्ण माथुर, चौथा विनय कुमार सक्सेना। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह मनोज सिन्हा जी द्वारा यह किया गया है समर्पित राष्ट्र को 120 फीट का तिरंगा। अब यहां बात करें कि ये कहां पर, तो पुलवामा में, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। यहां पर मनोज सिन्हा जी के द्वारा 120 फीट का तिरंगा झंडा राष्ट्र को समर्पित
समर्पित किया गया। अब यहां पर जम्मू कश्मीर से बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित है? तो राज तरंगणी में जम्मू कश्मीर का इतिहास वर्णित है, और इसके लेखक कौन है? कल्हड़ इसके लेखक हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? जैन उल आबेदीन को जम्मू कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कि महाराजा हरि सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य में जयंती मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती मनाए जाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा किया गया है। अभी हम लोगों ने कल के एपिसोड में देखा था कि डीके जोशी उपराज्यपाल के रूप में कहां के हैं? अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? तो डीके जोशी जी हैं। जबकि राधा कृष्ण माथुर जी के बारे में बात करें तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। अगर विनय कुमार सक्सेना जी के बारे में बात करें तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। झंडे से बात हो रही थी तो आपको याद रखना है कि झंडा भारत के द्वारा कब अपनाया गया था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 22 जुलाई 1947 को झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसके रचनाकार या डिजाइनकार कौन थे? तो पिंगली वेंकैया थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में दिल्ली से पूछा जा रहा था, तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था, और इसी के आधार पर घोषणा किया गया कि कलकत्ता को राजधानी से परिवर्तित करके दिल्ली को किया जाए, और 1912 को दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया गया। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। देखिए यहां मनोज सिन्हा जी का पिक्चर दिखाया गया है। साथ ही साथ 120 फीट का जो तिरंगा झंडा है राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसी क्रम में आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द कहना चाहेंगे। देखिए यहां लिखा गया है, डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। मतलब आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। जब आपको सफलता मिलेगी तो आप चमकते हुए सितारे की तरह चमकेंगे। इसी क्रम में आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखिए। अपने माता पिता का मान सम्मान करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।